प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम जी पर। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी 23 जनवरी को पूछे गए सभी पेपरों के एनालिसिस के बारे में। जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की वीडियो में सब डाले गए हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन का एनालिसिस हम अपनी क्लासों में करते हैं। तो जो बच्चे नए हैं चैनल पे, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दे और प्ले लिस्ट में जाके सभी क्वेश्चनों को देखें जो एसएससी ने इस बार जीडी के पेपर में कंसीडर किए हैं। आज के पेपर में जो 23 तारीख को क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस को लिया गया है। बाकी आगे की जो वीडियो होंगी उनमें भी ऐसे ही फॉलो किया जाएगा। तो वीडियो को देखने एवं उनको तुरंत प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए देखते हैं कि एसएससी ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात की जाए कि कौन सा क्वेश्चन पूछा है, तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्यारे बच्चों आपके सामने पूरे चैप्टर्स दिए गए हैं, किस चैप्टर से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अपने पास ये सेव कर सकते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछली बार के जो पेपर्स थे और इन पेपर में जो अंतर देखने को मिला है उसका डिफरेंस है मेन यहाँ पे। मिश्रण से 2 क्वेश्चन अब की बार हर शिफ्ट में पूछे गए हैं जो पहले वाली शिफ्टों में नहीं देखने को मिल रहे थे। और क्षेत्रमिति से हर शिफ्ट में अब की बार 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे बच्चों उसमें बेलन और गोले, बेलन गोला और तीसरा आपका जो पूछा गया वो अर्धगोले से पूछा गया। तो ये ध्यान रखना, जो तीनों के तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तीनों के तीनों क्वेश्चन जो है वो 3D से पूछे गए हैं, 3D से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। ए और बी एक कार्य को करते हैं, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की दुगनी है। ए काम को 18 दिन में करता है, तो बताओ बी काम को कितने दिन में करेगा। ये मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, आप लिखेंगे जी भाई ए और बी, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। किसकी दुगनी है जी, आपसे कह रहा है जी वो ए की दुगनी है, ए की कार्य क्षमता दुगनी है। तो ए को लिखोगे 2 और बी को लिखोगे 1, ये उसकी कार्य क्षमता है। तो प्यारे बच्चों कार्य क्षमता का अपोजिट होता है टाइम, तो ये हो जाएगा जी टाइम 2 और 1। अब एक बात देखो, यहाँ पे ए कितना ए कार्य को 18 दिन में पूरा कर रहा है। एक काम को कितने दिन में, सॉरी 1 और 2 टाइम उल्टा लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 2, क्योंकि जो क्षमता होती है ना उसका उल्टा रिलेशन होता है टाइम के साथ। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अब प्यारे बच्चों ये कितने दिन में काम पूरा कर रहा है, तो ये बोल रहा है 18 दिन में काम पूरा कर रहा है। यानी 1 की वैल्यू 18 दिन है, आपको 2 की वैल्यू बतानी है। तो 2 की वैल्यू 2 गुणा 18 कर देंगे, कितने दिन में आ जाएगी जी 36 दिन में। तो आपका आंसर आ गया 36 दिन में। बी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 36 दिन में। 2 से गुणा कर देंगे। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षमता पर आधारित दोनों क्वेश्चन पूछे गए। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता के योग के बराबर है। कोई समस्या नहीं है, ए की कार्य क्षमता बी प्लस सी की कार्य क्षमता के योग के बराबर है। तो अगर इसकी 1 होगी तो इन दोनों की भी 1 ही होगी। तीनों मिलकर काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। प्यारे बच्चों आप कुल काम निकाल लोगे, टोटल वर्क निकाल लोगे। टोटल वर्क क्या होता है प्यारे बच्चों, जितने दिन गए हैं वो, यानी कितने दिन लग रहे हैं, तो आप बोलोगे जी 30 दिन लग रहे हैं। और उन दोनों की कार्य क्षमता का योग, तो इन तीनों की कार्य क्षमता का योग कितना आ गया प्यारे बच्चों 2। तो कुल कार्य जो है वो आ गया आपका 30 गुणा में 2 कितना आ गया जी 60। अब वो पूछ क्या रहा है इसमें कह रहा है कि बताओ ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो प्यारे बच्चों कुल कार्य 60 है, एक ही पूछ रहा है, तो ए का 1 दिन का कार्य यानी एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 1 से भाग कर दोगे, कितने दिन आ गए आपके 60 दिन। ये प्यारे बच्चों आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक गोले का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। आपको गोले का आयतन ज्ञात करना है। आप देखेंगे 11 से कौन सी संख्या भाग होती है, वो आपका आंसर है। यहाँ पे देखेंगे 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 में से 9 और 3 12 गया, यानी ये 7 से 11 से भाग नहीं होगा। दूसरा देखेंगे 8 8 16, 16 और 3 19, 19 में से 8 गए, कितना आ गया जी 11, यानी ये संख्या जो है वो 11 से भाग होगी। 3 और 1 4, 4 9 और 4 13, 13 में से 9 गई, ये भी संख्या 11 से भाग नहीं होगी। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 में से 5 गए, कितना आ गया प्यारे बच्चों 0, यानी ये भी संख्या आपकी 11 से भाग हो गई। तो प्यारे बच्चों 2 संख्या 11 से भाग हो रही है। हमें इसको दूसरा तरीका चेक करने का क्या बताया था मैंने बताया था कि अगर कोई संख्या 11 से भाग हो जाए तो वो आपका आंसर होगा जब किसके फॉर्म में हो, या तो आपके उसमें क्या हो गोला हो, या फिर आपका क्या हो अर्धगोला हो,
या फिर आपका क्या हो, इसके अलावा बेलन हो, या इसके अलावा क्या हो, कोई भी ऐसी आकृति जिसके अंदर पाई का मान यूज होगा उसके अंदर ये ट्रिक काम करेगी। शंकु हो। तो प्यारे बच्चों अब 11 का हमारा सिस्टम यहाँ फेल हो गया, तो दूसरा सिस्टम देखो, यहाँ पे त्रिज्या 21 है ना, तो आप यहाँ पे 3 का भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको दूसरा आपको देखना है 7 का। तो अब इनमें से देखेंगे कौन सी संख्या 7 से भाग होती है। जो संख्या 7 से भाग होगी वो आपका आंसर है 15। इस 7 301 को 7 से भाग करो, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 7 से बचा कितना 1, फिर 7 एकम 7 और 6 13, ठीक है, फिर 7 8 56 और बचा कितना आपका 4, फिर 7 6 42, यानी ये 7 से भाग नहीं हो रही। जबकि इसको 7 से भाग करके देखेंगे, 7 5 35, 7 5 35 और 3 38, और फिर बचा 7 5 35, 3 38, फिर 7 से 7 चौक 28 और 7 चौक 28, यानी ये 7 से पूर्णतः भाग हो रही है। तो ये आपका डेफिनेटली आंसर हो गया। चलो इसको अगर आप बच्चे करना चाहें मल्टीप्लिकेशन करके तो कर भी सकते हैं, कोई समस्या का काम नहीं है। गोले का जो आयतन होता है प्यारे बच्चों वो होता है 4/3 पाई r की 3। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर पाई का मान 22/7 रखेंगे, 4/3 गुणा में 22/7 गुणा में r की वैल्यू हो गई 21, 21 और 21, तो जो 21 है यहाँ से इस 21 से ये 21 कट गया, यानी 441 की 88 के साथ गुणा करो, ये गुणा आ जाएगी 38808। ये आपका आंसर है। प्यारे बच्चों ऐसे करोगे तो मल्टीप्लिकेशन में गलती होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इस ट्रिक को फॉलो करना। अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आता है आप डेफिनेटली बहुत कम समय में अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब ये सेंटीमीटर में है तो आयतन की बात कर रहा है, तो ये आ जाएगा जी घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होगा जी, गोले का आयतन होगा। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये प्यारे बच्चों तीसरी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। एक वर्ग दे रखा है, उस वर्ग के जो है ना आपको परिमाप दे रखा है 40 सेंटीमीटर, तो सॉरी 40 मीटर। प्यारे बच्चों वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। मैंने इसको 4 से भाग कर दो, कितना आ गया जी 10 मीटर। तो ध्यान देना कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10। और परिमाप का मतलब हो जी चारों भुजाओं का जोड़, यानी यहाँ से यहाँ तक गया तो 10, फिर ये गया 10, फिर ये गया 10 और फिर ये गया 10, तो टोटल कितना हो गया 40 मीटर। अब वो कह रहा है जी उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों क्षेत्रफल वर्ग का क्या होता है, स्क्वायर का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितनी है यहाँ पे 10, तो 10 का वर्ग कितना आ जाएगा जी आपका 100, यानी 100 वर्ग मीटर जो है आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 100 वर्ग मीटर आपके सामने है, ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर। आज की शिफ्ट जो इसमें लिए गए हैं क्वेश्चंस वो लगभग शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चंस और बच्चों द्वारा बताए गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एचसीएफ बताना है, ये आपके सामने है, ये तीसरी शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। प्यारे बच्चों देखो इसका आपको एचसीएफ बताना है ना, ये थोड़ा सा बड़ा डाटा दिख रहा है आपको, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, आपको नियरेस्ट का गैप देखना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। जो एचसीएफ होता है ना वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो तीनों को भाग कर दे, ठीक है। और एक दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं कि भाई इनका गैप देख लो, इनका गैप। अब इनमें जो नियरेस्ट का गैप होगा ना उसका कोई ना कोई जो टुकड़ा होगा, फैक्टर होगा, वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो इन दोनों का गैप देखा मैंने कितना आ गया जी 98। इसका गैप देखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे गैप क्या होगा ज्यादा, यानी जो आपका आंसर होगा या तो 98 होगा या फिर 98 का कोई फैक्टर होगा। तो देखो ऑप्शन में कोई 98 दिख नहीं रहा है ना, और 98 हो भी नहीं सकता क्योंकि 98 जो है ना वो संख्या नहीं हो सकती जो इन दोनों को भाग कर दे, क्योंकि इसके अंत में कितना है 8, तो 8 है, तो इसका मतलब यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए। तो भाई ये तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट आप फैक्टर देखो ये आ जाएगा जी 49 गुणा 2, तो आपका आंसर क्या हो सकता है 49। तो प्यारे बच्चों ये 49 से ये भी भाग होगी और 49 से ये भी भाग होगी, तो 49 आपका क्या होगा आंसर। ये पेपर में पूछा गया था और बच्चे कहते जी बहुत टफ है। टफ फिर नहीं है, आप थोड़ा सा सोचोगे ना तो हो जाएगा, आप में इतना टफ क्वेश्चन आ नहीं रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था भाई 21 24 और 36 का एचसीएफ बताओ। प्यारे बच्चों 21 24 36 में कौन सी बड़ी संख्या तो तीनों को भाग कर देगी। अब बच्चे कहेंगे जी इनको हम ऐसे भाग करके देखेंगे। आप पुराने तरीके से भी अपने आप को निकाल सकते हो, जैसे 21 24 36 है ना, फिर यहाँ पे ऐसे करके भाग करके देखो तो 3 से करके देखिए भाई, हमने 3 7 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, फिर कोई संख्या आपस में ऐसी नहीं है जो सबको भाग कर दे। तो महत्तम समापवर्त कितना आ गया, एचसीएफ कितना आ गया प्यारे बच्चों
सकता है 3, या 2 तरीका मैंने अभी बताया आप उसको यूज कर सकते हो। इनका गैप कितने का है 3 का, और इनका गैप कितने का है 12 का। तो मैंने अभी बताया जो सबसे छोटा होगा ना वो मैक्सिमम चांस रहेगा आपका HCF होगा। तो यहाँ पे HCF कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। ये फ्रैक्शन में HCF पूछा गया था। आपके सामने दे रखा है 4/7, 3/8 और 2/7 का HCF क्या होगा। जब प्यारे बच्चों यहाँ पे भिन्न के रूप में HCF आपसे पूछेगा ना, तो आप एक चीज ध्यान रखना कि भिन्न के रूप में HCF क्या होता है। भिन्न के रूप में HCF होता है कि न्यूमिनेटर जो होता है ना उसका HCF, और वो डिवाइड किया जाता है भाई जो आपका डिनोमिनेटर रहता है उसके LCM से। तो न्यूमिनेटर का HCF क्या होगा। देखो 4, 3 और 2 की कौन सी संख्या तो तीनों को भाग कर देगी। तो आपको पता है कि कोई ऐसी संख्या नहीं है। फिर मैंने अभी बताया था उनका गैप देख लो, 3 और 2 का गैप 1, 4 और 3 का गैप 1। तो यानी अपना HCF कितना आ गया 1, डिवाइडेड बाय LCM। LCM देखो, LCM का मतलब रहता है वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से भाग हो जाए, यानी इन तीनों में से कॉमन नंबर जो तीनों से भाग हो जाए। तो देखो 8 7 56, 56 यहाँ पे क्या आ जाएगा LCM। तो ये आपका क्या आ जाएगा HCF। ये आपके पेपर में पूछा गया है। इसी प्रकार का क्वेश्चन प्यारे बच्चों पेपर में हो सकता है 3/7 की जगह 5/8 कुछ ऐसा हो, लेकिन क्वेश्चन इसी आधार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जी इसका HCF ज्ञात करो। प्यारे बच्चों ये देखो यहाँ पे आपको दे रखी है भाई 1.1.01। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1, और इसको लिख सकते हो आप 1/10, इसको लिख सकते हो 1/100। जो अभी करवाया आप वैसे ही सवाल को करेंगे। ऊपर वालों का HCF आप लेंगे। ऊपर वालों का HCF क्या होगा प्यारे बच्चों, तो आपको पता है कॉमन एक ही है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1। नीचे देखो 10, 100 और 1, इनका LCM आपको लिखना है। तो इनका LCM कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 100। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। अब ये ऑप्शन में था नहीं, ऑप्शन में था 0.01। तो 0.01 क्या आ जाएगा आपका प्यारे बच्चों HCF आ जाएगा। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 4096 का अंडर रूट प्लस में 4096 40.96 का अंडर रूट प्लस 0.4096 का आपको ज्ञात करना है कि जिनको जोड़ोगे तो आप क्या होगा। तो इससे पहले हम ये इस चीज को करें, मैं आपको वर्गमूल को निकालने की शॉर्ट विधि सिखा देता हूँ। प्यारे बच्चों आप एक चीज ध्यान रखना, वर्गमूल जो है ना वो कैसे निकालेंगे आप। वर्गमूल जो है उसको निकालने के लिए आप इस विधि का उपयोग करेंगे। इसका जो वर्गमूल निकालने का शॉर्ट तरीका क्या है, इसका आंसर 2 पार्ट में आएगा। कितने पार्ट में आएगा प्यारे बच्चे 2 पार्ट में। तो मैंने जो ये एग्जाम्पल लिए इन सबको 2 पार्ट में मैंने तोड़ लिया। अब ध्यान रखना कि अंतिम 2 अंक फिक्स कर लेने हैं, अंतिम 2 अंक फिक्स कर लेने हैं, अंतिम 2 अंक फिक्स, अंतिम 2 अंक फिक्स कर लेने हैं। ठीक है, अब देखो अंतिम 2 अंकों में हमें देखना है कि लास्ट में क्या है, लास्ट में है 9। अब किन का वर्ग करने पर, किन का वर्ग करने पर अंत में 9 आता है। तो प्यारे बच्चों 1 का वर्ग करने पे 1, 2 का पे 4, 3 के पे 9, 4 के पे 6, 5 का करेंगे 25 तो 5, 6 का करेंगे 36 तो अंत में 6, 7 का करेंगे तो 49 अंत में 9, 8 का करेंगे 64 अंत में 4, और 9 का वर्ग करेंगे तो प्यारे बच्चों अंत में 1 आएगा, और 10 का वर्ग करेंगे तो अंत में 0 आएगी। तो ध्यान रखना कि आपको देखना है कि अंत में 9 किसके पे आ रहा है। तो आपने देखा जी अंत में 9 आ रहा है 3 के वर्ग करने पे, और अंत में 9 आ रहा है जी 7 का वर्ग करने पे। यानी जो अंतिम अंक है या तो वो 3 होगा या फिर 7 होगा। यहाँ से क्लियर होगी कि यहाँ पे जो नंबर होगा या तो वो क्या होगा प्यारे बच्चों 3 होगा, या फिर क्या होगा 7 होगा। अब ये कैसे पता करें कि ये 3 होगा 7 होगा, वो अगले नंबर से पता करेंगे। आपको ये देखना है कि 18 जो है वो किन 2 नंबरों के वर्ग के बीच में है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझो इस बात को कि अगर मैं 4 का वर्ग करता हूं ना तो 4 का वर्ग होता है 16, ठीक है, और 5 का वर्ग करता हूं तो 5 का वर्ग होता है 25। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझो इस बात को, 16 और जो 25 है ना उसमें ये 18 किसके पास में है। तो आप कहोगे 16 और 2 18, और 16 और कितना भाई 7 25, तो ये इसके नजदीक में यानी छोटे वाले के नजदीक में। तो जो छोटे वाले के नजदीक में, तो छोटा इन दोनों में से कौन सा है प्यारे बच्चों 3। तो 3 छोटा है, तो पीछे नंबर कितना आ जाएगा 3। अब देखो आगे कौन सा नंबर आएगा, आगे जो नंबर आएगा ना वो हमेशा छोटे वाला नंबर आएगा, यानी इन दोनों का जो छोटा पार्ट होगा वो। तो 16 और 25 में छोटा पार्ट क्या है 16, और 16 किसका वर्ग किया था हमने
4 का। कंफ्यूज नहीं होना है, इसको दोबारा से देख लेना। चलो नेक्स्ट पे मैं देखता हूँ। नेक्स्ट में देखो 49 है, लास्ट में कितना आ सकता है? आप बोलोगे लास्ट में आ सकता है या तो 3 या फिर 7। चलो आगे क्या आएगा? आगे आपको पता है कि भाई ये 86 है, ये किस किस के वर्ग के बीच में? तो आप कहोगे 9 के वर्ग, 9 9 81 और 10 का वर्ग 10 दाएं 100। तो प्यारे बच्चों आगे आपका हमेशा छोटा नंबर लिखना है। तो छोटा नंबर 81 और 100 में कौन है? 9, यानी ये 9 ही आपको हमेशा लिखना है। जैसे इसमें 16 में 4 था तो हमेशा 4 ही लिखना है। जैसे में इसमें जो आएगा वो छोटा नंबर ही आगे लिखना है। हमें पीछे के नंबर के कंफ्यूजन को सोल्व करना है और वो यहाँ से सोल्व होगा। तो यहाँ पे 81 और 100 में ये 86 किसके पास है? तो आप बोलोगे 81 के पास है, यानी छोटे के पास में। तो छोटे के पास में है तो यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे? छोटा। ये कितने का वर्गमूल हो गया जी? 93 का। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट को देखो आप, नेक्स्ट में भी फिर 9 लिया है तो आपको पता है कि अंत में या तो 3 आएगा या फिर क्या आएगा? 7 आएगा। आगे आपको दिखाई दे रहा है 187। आप मेरे को बताओ 187 किस किस के बीच में आता है? तो आपसे मैं कहूंगा जी ये 13 13 कितना होता है? 169 और 14 14 कितना होता है? 196 196। तो प्यारे बच्चों ये है 169 और ये है 196। तो 169 और 187 और 196 में कौन से के नजदीक है? तो आगे पहले तो आप उठा के लिख दोगे सीधा 13 और ये अब देखो किसके पास में है? तो 187 और 196 के बीच में गैप कितना हो गया? 87 और 9 96। और अगर आप 69 का देखोगे, 169 का देखोगे तो 169 और इसमें 877 यानी 18 का गैप है। यानी यहाँ पे जो गैप है वो 18 का है लगभग और यहाँ पे जो गैप है वो 9 का है। तो यानी ये बड़े वाले नंबर के पास में है। तो बड़े वाले नंबर के पास में है तो यहाँ पे बड़ा नंबर जो आपको दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? 7। तो यहाँ पे पीछे कितना आ जाएगा आपका? 7। तो ये आ जाएगा 337 का वर्गमूल। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 44। 44 में एक चीज देखना कि अंत में क्या आएगा जी? यहाँ पे आप बोलोगे या तो 2 आएगा या फिर क्या आएगा आपका? 8 आएगा। तो 2 और 8 में से कौन सा नंबर आएगा वो हम आगे से चेक करेंगे। ये 125 है प्यारे बच्चों। तो 125 कितने के पास में? तो आप बोलोगे जी 11 का वर्ग और ये 12 का वर्ग। 11 का वर्ग प्यारे बच्चों कितना होता है? तो आप बोलोगे 121 और 12 का कितना होता है? 144। तो प्यारे बच्चों 121 के पास में है 125, यानी छोटे नंबर। आगे तो हमेशा छोटा नंबर पहले लिख ही दो। तो आगे हमने लिख दिया 11। अब ये नजदीक किसके है? 125। तो बोलोगे छोटे वाले के नजदीक है। तो छोटे वाला नंबर कौन सा है आपका? 2। तो यहाँ पे उठा के रख देंगे 2, यानी ये कितने का आ जाएगा? 112 का वर्गमूल। यानी इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 112। तो प्यारे बच्चों अब आपके सामने ये है जी 4096। तो 4096 का आपका वर्ग निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो आप इसको ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे देखो पीछे कितना है आपका? 6। 6 किस किस में आ सकता है? आप इसको 2 पार्ट में लिखोगे। आप बोलोगे जी 6 आ सकता है किस किस के वर्ग में? तो आप बोलोगे जी 4 के वर्ग में और यहाँ पे 6, या तो यहाँ पे 4 आएगा या यहाँ पे 6 आएगा। वो अब हम आगे से चेक करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखो ये कितना होगा? आप बोलोगे जी 6 6 36 और भाई इसके अलावा दूसरा 7 7 49। तो प्यारे बच्चों 36 और 49 में ये किसके नजदीक है? तो 36 और 4 40 और ये 49 प्लस में 9। तो आप बोलोगे जी ये इसके नजदीक है। तो आगे तो आपको पता है फिक्स 6 ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये नजदीक किसके? छोटे वालों के। तो छोटे वाला जो है ना वो कितना है आपका? 64। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये किसका वर्गमूल कितना होगा? 64। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो। तो ये तो सीधा आप लिख दोगे यहाँ पे 64। पहले वाली जो संख्या है उसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा जी? 64 प्लस में दूसरे वाले को देखो। ये जो दूसरा वाला आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों। वर्गमूल 4096 अपॉन में कितना लिख सकता हूँ मैं प्यारे बच्चों? 100। और इसमें जब वर्गमूल ऐसे हो ना तो ऊपर वाले को ऊपर वर्गमूल कर लो। इसका वर्गमूल आपको पता ही है कितना आ जाएगा? 64। और 100 का आप अगर अलग से वर्गमूल करोगे तो कितना आ जाएगा? 10। ठीक है ना। वर्गमूल का उल्टा वर्ग होता है। तो जैसे 10 की पावर 2 और वर्गमूल का मतलब होता है जी बटे में पावर 1/2। तो इसका 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 6.4 प्लस में। इसकी अगर बात करोगे तो प्यारे बच्चों इसको आप लिख सकते हो सीधा सीधा कितना? आप बोलोगे जी ये आ जाएगा 4096 बटे में 1000। ठीक है भाई, 40 100 के पीछे हमने लिख दी। अब प्यारे बच्चों इसको तो आपको पता ही है कितना आ जाएगा। आप बोलोगे जी
2.64 और नीचे हमेशा जो है ना वर्गमूल करते हैं तो 0 आधी हो जाती है, तो ये देखो इसकी आधी 0 हो जाएंगी, तो ये कितना आ जाएगा नीचे 100, तो ये कितना आ जाएगा जी 0.64। सबको जोड़ दो, ये आपका आंसर है। ये दोनों आपको जो है मेरे पास पर्सनली भेज दें कि इन दोनों के वर्गमूल क्या होंगे और आप खुद से भी अभ्यास कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दे रखा है। यदि बेलन की ऊंचाई 8 मीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। प्यारे बच्चों, आप इसको कर सकते हैं। आप बोलोगे जी 2πr/h, ये दे रखा है आपको जी 704। तो प्यारे बच्चों 2 गुणा में 22/7 गुणा में आर की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है, हमें निकालनी है, और h दे रखा है 8, यहाँ पे लिख दिया जी 704। अब देखो इसमें जो कट रहा है काट दो, जो r की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब फिर इसी फॉर्मूले को आप दूसरे फॉर्मूले में रखेंगे तो दूसरा फॉर्मूला करेंगे जी πr² h, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, यहाँ से जो r की वैल्यू निकलेगी वो यहाँ पे रख देंगे और गुणा में कर देंगे 8 से, यानी 2 बार r की वैल्यू करेंगे और गुणा कर देंगे 8 से, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर। पेपर में ऐसा नहीं करना है, इसी को अगर आप करने लग गए ना, तो एक बच्चा बोला था गुरुजी मैं इसी में 5 मिनट लगा दिया। अरे मूर्ख बच्चे, 5 मिनट में लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना, आपको एक चीज दे रखी है और ऑप्शन बिल्कुल सिंपल दे रखे हैं जीडी में। तो जीडी में अपनी ट्रिक लगाओ। ट्रिक क्या कहती है कि आप देखो कि 11 से कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखो ये हो गया 5 और 2 7, 7 और 4, ये 11 से नहीं होता, हटा। 4 और 2 6, 9 और 8 17, 17 में से 6 गए, कितने आ गए जी 11, यानी ये 11 से भाग होगा, यस। तो यहाँ पे देखो 3 और 2 5 और 4 और 1 5, ये भी 11 से भाग होगा, यस। यहाँ पे देखो जी 4 और 9 13 और 10 और 8, सॉरी 8 और 10 10, ये नहीं, ये 10 और 13 का अंतर 3, ये 11 से भाग नहीं होगा। आपके 2 ऑप्शन फंसे, ये और ये। अब इसमें आपको देखना है दूसरा क्या नंबर देखना है आपको। मैंने बताया था भाई 11 का फंस गया, तो अब अपन दिखेंगे किसका, 7 का। अब इनमें से देखो 7 को से कौन सा भाग होता है, तो इसको भाग करके देखेंगे 7 से। 7 चौक 28, 3 31, फिर 7 दूनी 14, 14 और 6 21, 14 और 7 22, फिर 14 और 7 22 होने पे ये 7 से नहीं कट रहा है। अब इसको करके देखेंगे भाई, 7 7 49, 7 0 0, 7 चौक 28, यानी ये 4928 किससे कट रहा है जी, 7 से कट रहा है, कट रहा है। तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा आंसर, तो आपका आंसर होगा जी 4928 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर है। अगर आप बोल रहे हो सर करके दिखाओ, तो करके दिखाओ, तो प्यारे बच्चों आप इसको इस तरफ ले जाओगे, आर की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दोगे, आप गुणा भाग कर लोगे, आपका आंसर आ गया। मैं इतना गुणा भाग करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास समय पेपर को सोल्व करने में बहुत कम रहता है। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति जो है वो 500 किलोमीटर की दूरी कार एवं बाइक से 20 घंटे में तय करता है। बाइक की जो गति है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे है, कार की गति है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। व्यक्ति की ने कुल कितनी दूरी जो है वो बाइक द्वारा तय की। प्यारे बच्चों अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी जो है मैं आपको बता दूं कि जो 500 किलोमीटर की दूरी है उसमें से कुछ दूरी को तो वो बाइक से तय कर रहा है। अब हमें नहीं पता कितनी दूरी, और कुछ दूरी को वो किससे तय कर रहा है जी, किससे तय कर रहा है, कार से। और जो टोटल समय जो ले रहा है ना, वो ले रहा है जी 20 घंटे। तो प्यारे बच्चों आपको ये पता है दूरी कितनी तय करना है जी, टोटल 500, और कितने घंटे में तय कर रहा है जी 20 में। तो यहाँ पे आप निकाल लोगे जी चाल, है ना, उसकी चाल क्या होगी कुल दूरी के लिए। तो चाल हो गई इसकी, इसको काट दो जी, ये आ गई अपनी यहाँ पे 0 से 0, और ये आ गई जी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे बच्चों एलिगेशन मिक्सचर हमें यहाँ पे जो लगाते थे उसी चीज को लगा देंगे। देखो यहाँ पे एक चाल ये दे दी, एक चाल ये दे दी, और इन दोनों की जो औसत चाल है वो ये दे दी। तो हम पहले वाली चाल को लिख देंगे जी 20, दूसरे वाली चाल जो है आपकी कितनी है जी 30, और इन दोनों का जो बीच की चाल है वो कितनी है प्यारे बच्चों 25। अब प्यारे बच्चों देखो 20 और 25 का अंतर 5 का, और यहाँ पे भी अंतर 5 का, तो जो ये टाइम का अंतर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपकी स्पीड है प्यारे बच्चों, स्पीड है, तो नीचे आएगी टाइम। तो यहाँ पे 5 और 5 यानी 1:1 में टाइम होगा, यानी समय बराबर लेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है जी टोटल टाइम कितने घंटे ले रहा है, तो आप बोलोगे जी 20 घंटे ले रहा है। कितने घंटे ले रहा है 20 घंटे। तो यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ भी 10 घंटे लेगा और यहाँ पे भी 10 घंटे लेगा। अब आपसे पूछ रहे हैं बताओ उस व्यक्ति ने किससे कितनी दूरी तय की, बाइक से कितनी दूरी तय की। तो बाइक से वो कितने की स्पीड में चल रहा है, वो बाइक से चल रहा है जी 20 की स्पीड में, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में, और 10 घंटे तक चलेगा। यहाँ से हमें समय पता
पता चल गया किसका जी, बाइक का, क्योंकि ये देखो पहले वाला किसका है, ये बाइक का है, और ये दूसरे वाला किसका है भाई, कार का है। तो बाइक से कितना समय ले रहा है, 10 घंटे ले रहा है, तो यहाँ पे 20 की गुणा कर दो 10 के साथ, 20 दाएं कितना आ गया प्यारे बच्चों, 200 किलोमीटर। ये किससे तय करेगा, बाइक से। और कार से पूछेगा तो भाई यहाँ पे 30, और 10 घंटे ही कार से चल रहा है, तो 30 गुणा 10 कितना आ जाएगा भाई प्यारे बच्चों, 300 किलोमीटर। अगर पूछता किससे तय करेगा तो कार से। सिर्फ आप एक चीज ध्यान रखेंगे, बाकी बच्चे बोलेंगे गुरुजी हमें कैसे पता चले इसमें ये वाला लगाना है। इसको कर तो 10 तरीके से सकते हैं, पर इससे सबसे छोटा पड़ेगा, और ये करने के लिए क्या है कि आपको 3 चीज चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो बाइक की चाल और कार की चाल दे ही रखी थी, हमें औसत चाल पता थी। औसत चाल कैसे पता थी, हमें कुल दूरी और कुल समय दे रखा था, तो हमने औसत चाल निकाल ली। जब दो दूरियों के या दो कोई भी संख्याओं के बीच की चीज दे रखी हो ना, तो वहां पे हम ये चीज यूज कर सकते हैं। चलो प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने देखिएगा। एक रेलगाड़ी एक निश्चित चाल से एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, जबकि बिजली के पोल को पार करने में 8 सेकंड का समय लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 800 मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। हरामखोर बोल रहा था गुरुजी बहुत मुश्किल सवाल था, कुछ दिया ही नहीं, अरे इसको क्या सोल्व करना है। आपसे बोल रहा है भाई वो प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में पार करता है, तो प्यारे बच्चों प्लेटफॉर्म को पार करता है 12 सेकंड में। और दूसरा पोल को कितनी देर में पार करता है, तो पोल को पार करता है जी 8 सेकंड में। तो प्यारे बच्चों जो पोल है ना, उसको पार करने का मतलब ये हो गया वो खुद की दूरी को पार कर रहा है, खुद की लंबाई को। और यहाँ पे किसको पार कर रहा है, इस यहाँ पे पार कर रहा है ट्रेन अपनी लंबाई को, और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई को। और यहाँ पे किसको पार कर रही है, केवल ट्रेन अपनी लंबाई को। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना जी, ये 12 सेकंड है, इस 12 सेकंड में ट्रेन 8 सेकंड तो खुद को पार करने में लगा रही है, और प्लस में 4 सेकंड जो है किसको पार करने में लगा रही है प्यारे बच्चों, प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म दिया है ना आपको, तो यहाँ पे ये क्या है आपका प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब एक बात बताओ, वो कह रहा है यदि प्लेटफॉर्म को 800 मीटर है, प्लेटफॉर्म कितना है जी 800 मीटर। अब एक प्लेटफॉर्म को जब ट्रेन पार कर रही है, तो इसका मतलब क्या कर रही है कि वो जो प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है, यानी ये प्लेटफॉर्म था और खुद की लंबाई भी थी। तो ये 4 सेकंड में 800 मीटर को पार कर रही है, तो खुद की लंबाई उसकी कितने सेकंड में पार कर रही है, तो आप बोल रहे हो जी 8 सेकंड में, यानी इससे डबल डबल टाइम ले रही है। डबल ले रही है कि नहीं ले रही, तो डबल लेगी तो इसका मतलब यहाँ पे उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, डबल आ जाएगी। डबल आ जाएगी तो कितने मीटर आ जाएगी, 1600 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर। बताओ, पेन उठाने की जरूरत नहीं, बस एक छोटी सी चीज सोचनी थी आपको। क्या सोचनी थी कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो दो चीजें पार कर रही है, खुद की लंबाई को पार कर रही है, प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर रही है। और खुद की लंबाई को पार करती है कितनी देर में प्यारे बच्चों, 8 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी जी, वो 4 सेकंड में। यानी केवल प्लेटफॉर्म अगर उसको होता ना, तो वो 4 सेकंड का होता, और खुद की लंबाई क्या है 8 सेकंड। तो यहाँ पे हमें एक चीज क्लियरली पता चल गई कि जो वो है ना ट्रेन, वो 4 सेकंड में जो है 800 मीटर पार करती है। और उसी को 8 सेकंड चला दो प्यारे बच्चों, कितने सेकंड चला दो 8, क्योंकि 8 सेकंड में वो क्या कर रही है, खुद को पार कर रही है, यानी दुगुना। तो ये दुगुना कर देंगे, कितनी आ जाएगी 1600 मीटर। ये किसकी आ जाएगी, ट्रेन की क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, लंबाई। अगर आपसे चाल पूछता ना, तो आप चाल तो सीधी निकाल देते। चाल से अगर आपसे पूछता तो इसको कितने से भाग कर देते, 8 से भाग कर देते, या आपकी चाल आ जाती मीटर प्रति सेकंड में। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चलिए, इसको करने के 10 तरीके हैं, कम से कम 10 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। मैं आपको दो चीज बताता हूँ। देखो, आपके सामने है जी, ये आपका मूलधन है। मैं इसका अगर निकालता तो मैं इसका ऐसे निकालता, ये मूलधन आपके सामने है, गुणा मूलधन से आप इसको निकालना है जी, चक्रवर्ती ब्याज आपको निकालना है। तो चक्रवर्ती ब्याज इसका होगा ना, ये होगा जी 9.2727%, है ना। परसेंट हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पे जितने भी जीरो हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, इसकी गुणा देखो, जो कटता है वो काट दिया। अभी मैंने यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो कट गई। अब कितना आ गया यहाँ पे आपका, आपके यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आ गया जी 92727, है ना, 92727। और यहाँ पे एक जीरो और, क्योंकि 2% हटाने की 2 जीरो। ठीक है, तो अब आपका आंसर कितना आ जाएगा जी, ये आ जाएगा इतने रुपए। ये आपका आंसर आ गया। ये इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको ये पता चल गया ना 927 है, तो ये आपका आंसर होगा। अभी आप बोलोगे सर ये कैसे कर दिया, मैं इसमें पेन नहीं उठाता, ठीक है।
ये मैं आपको सिखाऊंगा अपनी क्लास में कैसे करते हैं। अब आपको कैसे करना है वो सीखो प्यारे बच्चों। देखो, आप जब तक मेरे से नहीं पढ़ते हैं तब तक आप इस तरीके का यूज करें, मेरे से पढ़ें जब उस तरीके का यूज करें। देखो, अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है और 1.5 वर्ष का समय दिया गया है प्यारे बच्चों। 1.5 वर्ष में यदि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक यानी 1 साल में 2 बार, तो ध्यान रखो कि ब्याज जब भी लगेगा चक्रवृद्धि में तो वो ब्याज मूल में जुड़ जाएगा और फिर उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। तो यानी ये अर्धवार्षिक संयोजित का मतलब है कि एक बार ब्याज लगा, फिर उसके आधे साल बाद फिर ब्याज लगा और फिर ब्याज लगेगा। तो अर्धवार्षिक ब्याज संयोजित होता है, तो यानी ब्याज जो है वो कितने महीने में लग रहा है, 6 मंथ में लग रहा है, 6 मंथ में। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपकी जो ब्याज की वार्षिक दर है ना, उसको आप 6 माही कर लोगे। यहाँ पे वार्षिक है ना, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अर्ध यानी आधी। तो 6 माही है तो इसका मतलब 6% का हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, आधा। तो 6% का आधा कितना होता है, 3%। आप बोल सकते हो क्या होगी जी, अर्ध वार्षिक, हाफ ईयरली। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या हो जाएगी जी, 3% अर्धवार्षिक। तो देखो 10,000 रुपए थे, 3% अर्धवार्षिक, और 1.5 साल में कितने मतलब 6-6 महीने के टर्न आएंगे। तो आप बोलोगे जी 1.5 साल में 6-6 महीने जो है ना वो 3 बार आएंगे, उनके 3 बार टर्न आएंगे। तो देखो इसका 3%, 3% और 3% मैंने 3 साल का अलग अलग ब्याज लिख लिया। अब देखो 10,000 का 3% निकालो, तो प्यारे बच्चों आप निकाल सकते हो 10,000 गुणा में 3/100। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 300। अब यहाँ पे भी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 300। अब देखो ब्याज क्या होता है, चक्रवर्ती, चक्रवर्ती ब्याज होता है प्यारे बच्चों ब्याज के ऊपर ब्याज। तो ये पहले साल का ब्याज है इस तरफ, इस पे 3% का ब्याज फिर देना पड़ेगा उसको। तो इसके 3% का ब्याज कितना होगा, 3 तिया 9, यानी 300 का मैं आपको बोल रहा हूँ, 300 का 3% निकालो, 300 गुणा 3/100, तो 3 तिया 9। अब प्यारे बच्चों तीसरे साल की अगर हम बात करें, ये 2 साल का हिसाब हो गया। तीसरे साल पे मूल के ऊपर ब्याज, तो मूल पे ब्याज आपका होगा जी 300 रुपए, ठीक है। फिर पहले साल के ब्याज के ऊपर ब्याज, तो पहले साल के ब्याज के ऊपर ब्याज हो गया जी इसका 3% 9। फिर दूसरे साल के ब्याज पे ब्याज, तो दूसरे साल के ब्याज पे ब्याज हो गया जी 9। और फिर दूसरे साल के ब्याज पर ब्याज, तो इसके 9 का ब्याज हमें निकालना है। तो 9 का कितना परसेंट निकालेंगे, 3%, तो कितना आ जाएगा जी 0.27, क्योंकि भाई ये बटे में 100 है, तो 9 तिया 27, तो ये कितना आ जाएगा जी 0.27। तो यहाँ पे 0.27 सबको जोड़ दो, ये हो गया 3 तिया 9, और ये कितना हो गया 900, 902 तिया, और ये कितना हो गया, पॉइंट नहीं है प्यारे बच्चों, ये कितना हो गया 900.27, 9 27.27, ये आपका आंसर है। ठीक है, करने के 1000 तरीके हैं, लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ आप इसको यूज करना वीडियो में। अगर आपको ये एक बार में समझ नहीं आया तो 2-3 बार यूज करना, आपके पूरे के पूरे उसके अंदर ये यूज होगा। ठीक है, बाकी शॉर्ट से शॉर्ट आपको सीखना है ना, तो पेन ही नहीं उठाना। तो ये है, और ये हम आपको सिखाएंगे अपनी क्लास में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी 5,000 रुपए का धन, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ब्याज की दर क्या है, 12% वार्षिक। तो भाई सीधा इसका कुछ नहीं करेंगे, ये है जी 5,000 रुपए, और इसका कितना कह रहा है जी, अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर हो जाएगा जी 12 144, 144 का मतलब ये हो गया जी 1.44, और प्रतिशत हटाने के लिए नीचे कर लेंगे जी 0, और भाई पॉइंट हटाने के लिए डबल 0। ठीक है, जो कटती है काट दो, 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो कट गई। अब 5 की गुणा कर दो, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 5 एकम 5 और 2 7। ये कितना आ जाएगा जी, एक नीचे 0 थी, नीचे 0 से ये कट गया, तो यहाँ आ जाएगा जी 72 रुपए। अगर आप मेरे से पढ़ रहे होंगे तो आप इसको ऐसे करेंगे, नहीं पढ़ रहे होंगे तो आप अब इसको ऐसे समझे प्यारे बच्चों। देखो ये आपने लिख दिया जी 5,000 रुपए, कितने साल की बात कर रहे हैं अभी प्यारे बच्चों, 2 साल की बात कर रहा है। और ब्याज की दर कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे जी 12%। तो यहाँ पे 2 साल हैं तो 2 बार आपने ऐसे बना दिया और 12% लिख दिया। 5,000 का 12% निकालो, तो ऐसे निकालोगे 5,000 गुणा 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कच गई, 12×5=60, ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, 600। अब इसका फिर निकालो, ये पहले साल का हिसाब पूरा, दूसरे साल का फिर निकालो, तो दूसरे साल का कितना आ जाएगा, 600। ठीक है, अब जो अंतर है ना, ये देखो पहले साल का ब्याज है, ये भी दूसरे साल का ब्याज है। ये ऊपर वाली जो लाइन है ना, ये आपका क्या है, साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज है प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, उसमें हमें ब्याज पे ब्याज देना पड़ता है, यानी जो पहले साल जो हमने दिया है ना ब्याज, उसके ऊपर भी हमें 12% ब्याज देना पड़ेगा। तो 600 का 12% कितना होता है, तो 600 गुणा प्यारे बच्चों 12/100, जो कटता है देखो 2 जीरो से
2 जीरो कट गई और 12 छिक 72 कितना आ गया यहाँ पे 72। तो जो पहली लाइन को छोड़ के जो भी बचा ये यानी ये 72 रुपये आपका क्या होगा दोनों ब्याजों का अंतर, ये आपका हो गया जी CI माइनस SI। तो आपसे पूछा यही था कि बताओ 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, वो होगा जी 72। आप इसको इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये पहला 600 इसका 12%, ये इसका 612% चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज हमने निकाला है। तो आप ध्यान रखना चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज होता है। आप जो मैंने तरीका बताया इसको उपयोग करके निकालेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कोई धन जो है ना 3 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में जो है 2% साधारण ब्याज की दर से, इसके पश्चात 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और 9 वर्ष में इतने रुपए ब्याज प्राप्त होता है, मूलधन ज्ञात करो। प्यारे बच्चों 3 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, देखो ये साधारण ब्याज है हर साल बराबर मिलेगा, इससे सवाल को कुछ नहीं करना है। 3 गुणा में 4.4% कह रहा है तो कितना प्रतिशत आ गया जी, ये 12% आ गया ना। फिर कह रहा है जी 4 वर्ष में 2, तो अगले जो 4 साल है उसमें 2% के हिसाब से, तो 4 दूनी कितना हो गया जी 8। फिर उसके बाद कितना कह रहा है जी 2.5 की दर से, तो 2.5 की दर से कितने साल देगा। अब देखो ये कह रहा है जी इसके बाद, किसके बाद भाई 4 साल के बाद, ठीक है। अगले 4 और 4 3 कितना हो गया 7, टोटल कितने साल है 9, तो टोटल 9 साल है। 9 साल में 7 साल का हिसाब हो चुका है, बचे कितने साल आपके 2 साल, और 2 साल उसको कितना ब्याज देना पड़ेगा जी, इस हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा, इस हिसाब से। और इस हिसाब से कितना परसेंट दिया जी इसने 5%। तो प्यारे बच्चों तीनों को जोड़ लो, ये कितना आ गया जी 25%। यानी जो मूलधन है उसका 25% जो है ना वो आपका क्या होगा साधारण ब्याज, और मैं कह रहा हूँ जी 25% है और सवाल वाला कह रहा है जी 7500। तो आप बोल नहीं सकते 25% की वैल्यू क्या है 7500। और मूलधन जो होता है ना प्यारे बच्चों, वो ओरिजिनल जो वैल्यू होती है ना वो होती है आपकी 100%। तो 25% की वैल्यू 7500, 1% की वैल्यू 7500 बटे में 25, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है ओरिजिनल चीज की। ओरिजिनल चीज क्या होती है हमेशा 100, तो 100 की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 25 चौके 100, इसकी अंदर गुणा कर दो भाई, 5 चौक 20, 7 चौक 28 और 2 30, ये आपकी कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों 30,000 रुपए। ये क्या आ गया आपका मूलधन। कुछ नहीं करना है आपको, मैंने आपको एक चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की है कि जो साधारण ब्याज होता है ना वो हर साल क्या होता है बराबर रहता है, मतलब उसमें कोई लफड़ा नहीं रहता है। सीधी आप ब्याज की दर निकालो प्रतिशत में, ब्याज की दर आपको यहाँ पे निकल के आ गई 12%, टोटल यहाँ पे 8% टोटल, और यहाँ पे 5% टोटल, सबको जोड़ लो, सब कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे आई 25% और 25% की वैल्यू आपके सामने है, 1% की वैल्यू निकाल सकते हो। मूलधन होगा 100%, 100, तो 100% की गुणा कर दो, आपका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों कह रहा है कि 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि मिश्रण से x लीटर पानी निकाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तो बताओ x का मान क्या होगा, कितना लीटर पानी निकाला गया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 चीज दी गई है, मिल्क एंड दूसरा चीज दी गई है जी प्यारे बच्चों वाटर। तो यहाँ पे कितने एक अनुपात में दे रखा है जी 2:1 में, और यहाँ पे क्या हो गया 1:2 में। प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हमें देखना है कि क्या चीज निकाली गई है। तो ये कह रहा है यदि मिश्रण में x लीटर पानी मिला दिया जाए, यानी पानी मिलाया गया है, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या मिलाया गया है पानी, पानी मिलाया गया, पानी मिलाया गया, मिलाया गया। तो प्यारे बच्चों इस बात मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट है। क्या मिलाया गया है, केवल पानी मिलाया गया है, ठीक है, दूध तो नहीं मिलाया गया ना। तो जो दूध पहले जितना था ना दूध अब भी उतना ही रहेगा, यानी दूध के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो मिल्क का मान जो है वो क्या रहेगा दोनों स्थिति में बराबर रहेगा। तो दोनों स्थिति में बराबर रहेगा, यहाँ तो बराबर दिख नहीं रहा है तो बराबर इसको कर दो। तो इसको 2 बनाने के लिए क्या करोगे 2 से गुणा करोगे, तो 2 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा जी 4। मैंने इसकी नीचे वालों की 2 से गुणा कर दी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे भी 2, यानी चीज बराबर हो गई। अब यहाँ पे आपको सीधा दिख जाएगा पानी कितना मिलाया गया 3 यूनिट। कितना पानी मिलाया गया 3 यूनिट। तो लेकिन 3 यूनिट तो कहीं ऑप्शन में मिलेगा नहीं आपको, ऑप्शन तो ऐसे दे रखे हैं। तो हम इसको निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पहली बात कही गई है कि मिश्रण है वो कितने लीटर का है, पहले वाला 60 लीटर का। यहाँ पे आप देखो कितने लीटर का मिश्रण दिख रहा है, तो आप बोलोगे 2 + 1 कितने यूनिट का जी 3 यूनिट का। और इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों
60 लीटर। और आपको यहाँ पे कितना मिश्रण बढ़ा है, तो आप ये बोलोगे अरे यहाँ पे भी 3 यूनिट बढ़ा है, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है जी 60 लीटर। तो 60 लीटर जहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन पेपर में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगातार पूछता आ रहा है भाई, एक वस्तु है उसमें 15% छूट देके 25% लाभ कमाता है, वस्तु का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। मैंने पिछले वाले भी वीडियो में समझाया, अब फिर समझा देता हूँ। प्यारे बच्चों, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का एक रिलेशन होता है, 100 में से जो है ना छूट को घटा दो यहाँ पे, और ये 100 में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट को जोड़ दो, ये आपका अनुपात होगा। तो 100 में से कितना घटाना बेटे, 15 घटाना, तो 100 में से 15 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 85, और यहाँ में 100 में कितना जोड़ना है 25 जोड़ना है, कितना आ जाएगा 125। काट देना, 5 से 5 एकम 5, 5 साते 35, 5 दूनी 10, पापा 25। ये आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों का अनुपात आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई एक गोले के परिगत एक बेलन बनाया गया। प्यारे बच्चों इस सवाल में अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आप ये लो भाई, ये लो, ये लो प्यारे बच्चों, ये लो। एक बेलन बनाया गया है किसके परिगत, एक गोले के। एक गोला है जिसके चारों तरफ एक बेलन बनाया गया है, ठीक है जी। गोले का व्यास दे रखा है जी 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर मैं बोल सकता हूँ जी यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके पूरी जो ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है आपको, 14 सेंटीमीटर दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ जी ये यहाँ से यहाँ तक, यानी गोले की जो त्रिज्या होगी वो भी 14, सॉरी व्यास होगा वो भी 14 होगा, बेलन का कितना होगा, बेलन का भी 14 ही होगा। तो मैं आपसे कहूँ जी बेलन की त्रिज्या, तो आप में से कहोगे ना सर बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, बेलन की त्रिज्या होगी 14 की आधी, कितनी होगी जी 7। और बेलन की ऊंचाई हाइट कितनी होगी बेलन की, तो बेलन की हाइट होगी जी गोले का जो क्या है आपका व्यास, कितना हो गया जी 14। तो अब आप इसको निकाल सकते हैं। आपको क्या निकालना है, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई 22/7 गुणा में आर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है जी अपने को पता चल गई यहाँ पे 7, 7 और गुणा में 14। काट दो जो कटता है, गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, आपको बेलन गोला दिख गया, अपना तरीका लगा दिया, 5 2 7 6 1 7, यानी ये 11 से भाग होगा, आंसर होगा 5 2 7 1 8 1 9 नहीं होगा, 5 2 7 5 और 1 6 नहीं होगा, 5 2 7 7 और 1 8 नहीं होगा, यानी आपका आंसर क्या हो गया ये। अगर मान लो ये 11 का फेल कर जाता है तो अभी पहले ही सवाल में बताया, तो हम किसका लगा के देखेंगे, 7 का लगा के देखेंगे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक धनराशि है वो 2 वर्ष में उसका मिश्र धन जो है ना 500 है, 4 वर्ष में उसका मिश्र धन 600 है। तो आपको बताना है साधारण ब्याज की दर क्या होगी। प्यारे बच्चों साधारण ब्याज हर साल बराबर बढ़ता है। देखो 2 वर्ष में वो धन कितना हो जाता है जी 500, ठीक है। 4 वर्ष में वो धन कितना हो गया, 4 वर्ष में वो धन हो गया जी 600। तो प्यारे बच्चों 2 वर्ष से 4 वर्ष कितने वर्ष का गैप हो गया, तो आपसे वो कह रहा है जी देखो सीधा सीधा 2 साल हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 500 से 600 कितना बढ़ गया, तो आप बोल सकते हो ना जी 100 रुपए बढ़ गया। यानी 2 साल में साधारण ब्याज जो है वो कितना बढ़ा है, 100 रुपए। तो मैं कह रहा हूँ जी 2 साल में 100 रुपए बढ़ रहा है साधारण ब्याज, हर साल बराबर बढ़ता है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, तो आप बोलोगे जी 100/2 कितना बढ़ेगा जी 50 रुपए। तो आपसे अगर वो पूछता बताओ एक मतलब उसका साधारण ब्याज प्रति वर्ष कितना है, तो आप बोलोगे जी 50 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं जी मूलधन बताओ क्या होगा, है ना, मूलधन बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे जी 2 वर्ष में बढ़ा है वो 50 रुपए, तो ये कितना रुपए आपका 500 रुपए। तो 500 रुपए आपका जब बढ़ा है जब इसके अंदर 2 वर्ष ब्याज जुड़ा है, तो 1 वर्ष का ब्याज 50, तो 2 वर्ष का कितना हो गया 100, तो 500 में से 100 घटा दो, कितना आ जाएगा 400। अगर पूछता क्वेश्चन वाला मूलधन बताओ तो आप बता देते जी 400। अब वो कह रहा है जी दर बताओ, तो प्यारे बच्चों 50 रुपए बढ़ रहा है हर साल, और कितने पे बढ़ रहा है, तो आप बोलोगे जी 400 पे, और प्रतिशत निकालने तो गुणा में 100, 0 से 0 कट गई, 2 से 2 दूनी 4, ये कितना आ जाएगा 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 12.5% वार्षिक। ये आपका क्या आ जाएगा जी, अगर ब्याज की दर पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या चीज आपको पता होनी चाहिए थी, क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए था कि मूलधन जो है वो आपको निकालना होगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज है हर साल बराबर ही बढ़ेगा, ये आपको बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी 20 आदमी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 5 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करें, आप बताओ। अरे इतना आसान क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, m इंटू डी कर देंगे, ये हो गया जी,
ठीक है। अब वो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 5 आदमी है, आदमी मतलब m, और कितने दिन में करेंगे, गुणा में कर देंगे d, इस तरफ लाके इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा जी 20 गुणा 30 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से 5 6 30, ये आ जाएगा जी d, 6 दूनी 12, 120 दिन, ये आपका क्या आ जाएगा जी डी का मान, यही पूछा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो मैंने लिखे नहीं है, आप उसको कर सकते हैं। बोल रहा था कि भाई कि 300 मीटर की दूरी एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है ना, ठीक है। तो आपको बताना है कितने समय में तय करेगा। तो प्यारे बच्चों ऊपर लिख देंगे दूरी 300 मीटर, नीचे लिख देंगे चाल, चाल है आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस किलोमीटर प्रति घंटे को आप मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए कितने से भाग कर देंगे, 5/18 से, ये 16 हो गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। ज्यादा दिमाग न लगाते हुए इसमें आप इतना कर सकते हो, सीधा सीधा आप इसमें देख सकते हो कि कौन सा जो आंसर है ना वो 3 से भाग हो रहा है, वो आपका आंसर है, खत्म कहानी, ठीक है। एक क्वेश्चन में प्यारे बच्चों औसत चाल से आया था, औसत चाल आपको दे रखी थी, अलग अलग दूरियां दी गई थी और अलग अलग जो है चालें दी गई थी, तो आपको औसत चाल निकालनी थी। पहले वाले वीडियो में मैंने वो सब समझाया है, ठीक है प्यारे बच्चों। एक सिक्कों का क्वेश्चन आया था, वो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐड करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखिएगा, ठीक है। एक प्यारे बच्चों आयतन जो है ना वो उसका क्वेश्चन आया था कि भाई उसकी बेलन की त्रिज्या को जो है ना वो 10% बढ़ाया गया, ऊंचाई को 15% बढ़ाया गया, तो बताओ आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये पीछे वाले वीडियो में मैंने करवाया, इसलिए मैंने इस वीडियो में बताया नहीं है। तो प्यारे बच्चों लगभग इस प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनका पूरा निष्कर्ष आपके सामने है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सीधी बात, नो बकवास, कोई एक्स्ट्रा हमने इसमें कुछ बताया नहीं है, जो एग्जाम में आया वही बताया है। जितने भी यहाँ पे इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ है पेपर में आए हुए क्वेश्चंस की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल को लाइक कीजिए और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे दृष्ट भ्रमित हैं दूसरी वीडियो के चक्कर में कि ये आ रहा है, ऐसा टफ आ रहा है, वैसा टफ आ रहा है, उनको पता चले कि कैसा पेपर आ रहा है। और चैनल को आप जितना शेयर करेंगे उतना आपके लिए और आपके साथियों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कर भला हो भला। आज के लिए इतना ही। मैं विनोद कुमार आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।